गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग NCERT का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो NCERT का जो क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर था वो मैं स्टार्ट किया था। उसमें मैंने कुछ सेक्शन आप लोगों का कंप्लीट करा दिया था और जो बचा हुआ सेक्शन है उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। मीन्स आज जो है क्लास 6 का जो सेकेंड चैप्टर है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो चैप्टर का नाम था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका दो पार्ट मैंने आप लोगों का करा दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज हम लोग पार्ट सी यानी कि लास्ट सेक्शन करेंगे इसका। एक बार ये सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं फर्स्ट चैप्टर का और सेकेंड चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा आप लोगों का, और फिर UPSC या स्टेट PCS से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपका। क्लियर है? तो आज का भी जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग मोड में ही है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपली स्लाइड के ऊपर वो दिखाऊंगा और उस स्लाइड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। बस इजीली आप अगर क्लास को सिर्फ सुन लेते हैं एक बार ठीक से तो फिर आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा खुद से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो ये टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन शैली। अभी तक जिस लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली वो हंटर और गैदरर्स का लाइफ था। क्लियर है? पालियोलिथिक एज के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने उसमें बताया था कि उसमें जो लोगों का जो लाइफ होता है, जो लोगों का रहने का जो तरीका होता है वो एक हंटर और गैदरर्स की तरह होता है। कुछ लोग हंटिंग करते हैं, कुछ लोग फूड गैदरिंग करते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इनके मतलब लाइफ स्टाइल में, या बोल सकते हैं कि इनके जीवन जीने के तरीकों में भी कई तरह के चेंजेस आए। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात होने जा रहा है ये नियोलिथिक फेज की बात हो रही है। नियोलिथिक फेज जो मैंने आप लोगों को 9 पाषाण काल बताया था उसके बारे में बात हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नियोलिथिक फेज में लोग थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना सीख गए थे। तो अब लोग एग्रीकल्चर से करना सीख गए थे तो एग्रीकल्चर में होता क्या है, देखिए, जब भी आप कोई प्लांट वगैरह या कोई भी अगर आप क्रॉप वगैरह अगर उगाएंगे, कोई भी फसल उगाएंगे, कोई भी पेड़ पौधा उगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो क्रॉप या प्लांट एक दिन में तैयार हो जाता है। इट टेक्स टाइम। कभी जो होता है, कोई क्रॉप होता है जो 4 महीना 5 महीने का टाइम लेता है, कोई क्रॉप होता है जो 6 महीने का टाइम होता है, कोई प्लांट होता है जो 2 या 3 साल में फ्रूट बियर करना शुरू करता है। तो इसके कारण क्या होता था, चूंकि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हुआ करते थे वो थोड़ा टाइम लेते थे, इसके लिए लोगों को उस जगह पे रुक के वेट करना पड़ता था कि ओके ठीक है, अब फसल जो है हमने लगा दिया, अब ये बड़ा होगा, उगेगा, फिर पकेगा, फिर तैयार होगा। तो उस टाइम के लिए उन लोगों को एक ही जगह पे रुकना पड़ता था और फिर धीरे 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 जो है इसी तरह से जो डोमेस्टिकेटेड लाइफ है, या आप बोल सकते हैं कि जो एक सेटल्ड लाइफ है वो शुरुआत हुआ। अब चूंकि पहले जो लाइफ थी वो हंटर और गैदरर्स का था, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, और अब ये जो लाइफ है इसमें लोग एक जगह रुक रहे हैं, एक जगह स्टे कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। इसीलिए इसका नाम रखा गया एक नवीन जीवन शैली, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो आप सिंपल समझिए, अ न्यू वे ऑफ लाइफ मीन्स अ लाइफ विच हैज चेंज्ड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू दी सेटल्ड लाइफ। ये आपको समझना है यहाँ पे कंसेप्ट। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो बातें मैं आपको बताया हूँ वही चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के इसको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं लिखता है कि इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो
दिस मे फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो कहता है कि अगर आप किसी पौधे के बीज को बोते हैं या कोई अगर पेड़ वगैरह आप लगाते हैं तो इसको तैयार होने में कभी हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं या कुछ साल भी लग सकते हैं। तो अब क्या होगा क्या कि उसके लिए आपको एक जगह स्टे करना पड़ेगा। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully। तो कहते हैं कि जब लोगों ने फसल उगाना शुरू किया, जब क्रॉप जो है ग्रो करना शुरू किया या प्लांट वगैरह जब लोगों ने उगाना शुरू किया तो उसके लिए उनको उसी जगह पे काफ़ी लंबे टाइम के लिए रुकना होता था। क्यों? क्योंकि उनको जो है उस समय वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती थी, वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार हटाना, उसकी ज़रूरत पड़ती थी। साथ में जो बर्ड्स या एनिमल्स होते थे जो उन क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते थे उनको भगाना होता था। तो इस तरह के कामों के लिए लोगों को एक जगह स्टे करना पड़ता था। पहले घूमते थे, अब एक जगह स्टे करने लगे। सो दिस इज द न्यू वे ऑफ लाइफ। यही चीज़ है इसके अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं जितना बताता हूँ उतना सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ ना समझ में आए, सिंपली क्लास 6 की चीज़ है। आप लोग गौर से सुनेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या कहता है कि एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, people had to think of way of storing it. In many areas they began making large clay pots or wove basket or dug pits into the ground। देखिए हुआ क्या एक्चुअली, बेसिकली जो भी ग्रेन होता है, जो भी अनाज होता है, तो ये अनाज का ये लोग दो तरह से यूज करते थे। एक तो ये लोग अनाज को डायरेक्ट फूड के लिए यूज करते थे, ठीक है, और दूसरा क्या करते थे कि जो इस ग्रेन का जो सीड होता है, जो बीज होता है, इसको ये लोग स्टोर करते थे। क्योंकि अगर स्टोर नहीं करेंगे तो फिर उस सीड से अगली बार कैसे फसल उगा पाएंगे। तो वो लोग सीड को प्रिजर्व करते थे, वो लोग स्टोर करते थे। अब स्टोर करने के लिए क्या होगा, स्टोर करने के लिए इनके पास ये था कि या तो कोई पॉट्स बनाएं, कोई बर्तन बनाएं, ठीक है। तो जैसे क्ले वगैरह के पॉट्स वगैरह बनते थे या स्टोन वगैरह के पॉट्स ये लोग बनाते थे। साथ में क्या करते थे ये लोग कभी कभी कि बास्केट वीव करते थे। बास्केट मतलब जो टोकरी वगैरह होता है, जैसे बैम्बू वगैरह के जो टोकरी वगैरह बनते हैं, उस तरह के बास्केट वगैरह ये लोग बनाते थे। या कभी कभी क्या करते थे कि जो ग्राउंड होता है, जो जमीन होता है, उसके अंदर जो है क्या करते थे, गड्ढा टाइप का खोद देते थे, एक पिट बना देते थे, उसके अंदर गड्ढा खोद देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, या तो जमीन के अंदर पिट्स जो है डग कर देते थे, खोद देते थे, और इस तरह से वो लोग अनाज का स्टोर करते थे। तो देखिए ये चीज़ें जो है किस तरह से एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, उनकी लाइफ चेंज हो गई, एक जगह सेटल होकर रहने लगे। इसलिए रहने लगे बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, दे हैव टू डू सम वर्क लाइक वीडिंग, दे हैव टू डू द वाटरिंग, they have to flown away the birds and the animals जो उसका नुकसान पहुंचा सकते थे। अब ठीक है, अनाज पक गया, सब तैयार हो गया, ठीक है। अब उस अनाज को स्टोर करना है। स्टोर इसलिए करना है कि अगर स्टोर नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे खाएंगे, ऑफ सीजन में कैसे खाएंगे, और फिर अगली बार जब क्रॉप उगाना होगा तो फिर इसी का जो सीड होता है, उसी को बीज को यूज करते हैं, तो फिर वो कैसे यूज करेंगे। तो फिर स्टोर करने के लिए किसी ने पॉट्स बनाया, कुछ बास्केट बनाया, कुछ पिट्स वगैरह बनाया, और इस तरह से लाइफ धीरे 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 जो है सेटल होने लगा, ठीक है। तो इसके ऊपर यही दो इंफॉर्मेशन है जो प्राइमा फेसी आपको समझना है। तो मैं इसको हटा रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए थोड़ा, एक बार स्लाइड को मैं खाली कर रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ, एक बार आप लोग जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस स्लाइड। देखिए नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल्स, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। बेसिकली देखिए क्या हुआ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे ही ये लोग सेटल लाइफ जीना शुरू किए, इन लोगों ने कुछ कैटल्स और एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। अब इसका बेनिफिट क्या होता था इन लोगों को कि ये जो भी एनिमल वगैरह को डोमेस्टिकेट करते थे, उन एनिमल से इनको एक तो फूड मिलता था डायरेक्ट। तो फूड कैसे इनसे मिलता था, तो कुछ जानवर होते थे जिनसे इनको मिल्क मिल जाता था, उन्हीं जानवरों से जो है इनको क्या मिल जाता था, मीट वगैरह मिल जाता था। तो एक तो ये फूड के बहुत बड़े सोर्स थे। दूसरा फायदा क्या था एनिमल के साथ, कि जो एनिमल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, आई मीन वो मल्टीप्लाई होते हैं। हर एनिमल जो भी, जैसे मान लीजिए ये लोग गाय पालते थे या ये लोग भैंस पालते थे, तो गाय या भैंस के जो है बछड़े होते थे, बच्चे होते थे, तो नेचुरली वो लोग मल्टीप्लाई करते थे। अब सपोज कर लीजिए कि इन्होंने जो है किसी एक कैटल को डोमेस्टिकेट किया, अब उस एक कैटल के थ्रू इनके पास 3 या 4 कैटल हो गए, तो इनका जो है फूड के लिए जो है मीट और मिल्क का सोर्स बढ़ गया इनका। तो ये लोग चूंकि मल्टीप्लाई करते थे, इनमें जो है रिप्रोडक्शन की जो है कैपेसिटी होती है, इसलिए ये जितने भी एनिमल वगैरह होते थे ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक स्टोरिंग मतलब एक फूड स्टोरिंग का काम करते थे। मतलब इनके लिए एक तरह से बोला जाए तो फूड स्टोरेज था ये, जिसका ये लोग यूज करते थे, मिल्क के रूप में भी करते थे और मीट के रूप में भी करते थे। इतना ही नहीं फायदा होता था, जो एनिमल वगैरह होते थे उनका जो स्किन वगैरह होता था, उस स्किन का भी ये लोग जो है डिफरेंट यूज करते थे, जो है क्लॉथ वियर करने के लिए भी करते थे, या सर्दियों के मौसम में उसको जो है उसको कवर करने के लिए, मतलब उसको ओढ़ने के लिए यूज करते थे। तो देयर वर मल्टीपल बेनिफिट ऑफ दी एनिमल्स, तो दे यूज टू रेयर दी एनिमल्स। ठीक है, इसके ऊपर यही इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताया हूँ। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए गौर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं पहले भी बताया हूँ, क्लास 6 के लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्लास 6 के ही लेवल पे पढ़ाऊँगा। जब आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जब आप NCERT पे जाएंगे, देन वी विल प्रोवाइड यू ऑल दोज नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच आर देयर। आज और अभी के टाइम में मैं वही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो क्लास 6 के लेवल पे है, उससे ऊपर हम लोग उठ के बात नहीं करेंगे। अब बात आता है फाइंडिंग आउट अबाउट दी फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करना। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं। जाना पहचाना मैप है आपका, यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस मैप। आप सबको इस मैप के बारे में पता है। मैंने इस मैप के ऊपर आपसे एक काम करवाया था, मैंने बोला था आपसे कि इस मैप के ऊपर आप पालियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट और नियोलिथिक साइट, ठीक है, प्लस जो अर्ली विलेज है इनका जो है पूरा मैंने आपको जो है कॉलम बनवा के बोला था कि आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे पूरा बना हुआ है, जैसे रेड में ट्रेंगल बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर बना हुआ है ब्लू में, ग्रीन में एक स्पॉट बना हुआ है। तो ये सब मैंने आप लोग को एक्सरसाइज करवाया था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैप के ऊपर काम किया होगा, तो जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक बार गौर से मैप को देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलिए, इसमें बात करता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से जगह थे जहां पे सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स का एविडेंस मिलता है। और एविडेंस मिलने के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से जो एविडेंसेस मिले
या जो वहां पे रेमिनेंट्स मिले उनसे वो किस तरह का इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले साइट्स की। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक साइट था जिसका नाम था बुर्जहोम। ये देखिए, ये रहा बुर्जहोम, एक्चुअली कश्मीर में है। इट्स अ वेरी फेमस साइट। ये बेसिकली नियोलिथिक साइट है। देखिए, जब मैं एग्रीकल्चरल साइट की बात कर रहा हूं, यानी अगर मैं फार्मर्स और हर्डर्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जिस भी साइट की बात कर रहा हूं वो नियोलिथिक साइट है। ठीक है, वो पालियोलिथिक या मेसोलिथिक साइट नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहला जो है ये बोलता है कि बुर्जहोम जो जम्मू एंड कश्मीर में था, ये भी एक फेमस साइट था, नियोलिथिक साइट, जहां पर एग्रीकल्चर के भी एविडेंस मिले हैं और साथ में एनिमल्स डोमेस्टिकेशन या हर्डिंग के भी एविडेंस मिले हैं। उसके साथ साथ क्या बोलता है कि मेहरगढ़ जो है नॉर्थ इंडिया के जो है नॉर्थ वेस्टर्न में है। मेहरगढ़ बेसिकली जो है, जो मैं आपको सुलेमान और किरथर हिल का जो रेंज बताया था उधर स्थित है। इसका एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है ये आपका काम है कि आप जाके बुक में सर्च करेंगे। तो दूसरा एक मेहरगढ़ साइट था जहाँ पे एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। साथ में महगरा करके जगह है। तो महगरा अगर आप देखेंगे तो महगरा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा महगरा। ये महगरा में भी जो है एग्रीकल्चर और एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं। साथ में कोलडिहवा, ये देखिए ठीक महगरा के ऊपर है, ये रहा कोलडिहवा में भी मिला है। साथ में चिरंड जो है ठीक इसके ईस्ट साइड में है, ये देखिए चिरंड। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर और एनिमल के एविडेंस मिले थे। साथ में बोलता है कि दाओजाली हेडिंग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ये रहा, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। अब इसके बाद जो है हलूर एंड पियमपल्ली। तो हलूर एंड पय्यमपल्ली जो था, ये देखिए, ये आपका पय्यमपल्ली साउथ इंडिया में है और ये हल्लूर, ये दोनों साउथ इंडिया में है। तो अब देखिए, ये जितने भी साइट्स हैं ये सभी नियोलिथिक साइट्स हैं और इन सभी नियोलिथिक साइट्स पे एग्रीकल्चर के भी एविडेंस मिले हैं और साथ में हर्डिंग यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे फ्रेम कर सकता है कि आपको क्या करेगा कि दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नियोलिथिक साइट्स, ठीक है, और उस नियोलिथिक साइट में 2 इसका नाम दे देगा और 2 पालियोलिथिक साइट का नाम दे देगा। ठीक है, तो जैसे भीमबेटका का नाम दे देगा या कुरनूल केव का नाम दे देगा और 2 नियोलिथिक साइट का नाम दे देगा। आपको उसमें से नियोलिथिक साइट्स पूछेगा, उसमें कूट भी बना सकता है या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्लीस्ट साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर द एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हर्डिंग वर फाउंड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ देगा। तो आपको करना क्या है, इस स्लाइड के ऊपर मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आप बस इतना दिमाग में रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सब के सब इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर और एनिमल का एविडेंस मिला है। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। साइट का जो लोकेशन है वो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, नॉर्थ में भी है एक लोकेशन, नॉर्थ में बुर्जहोम, नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़, सेंट्रल इंडिया में महगरा और कोलडिहवा, ईस्टर्न साइड में चिरंड, नॉर्थ ईस्ट में जो है दाओजली हेडिंग और साउथ में जो है हलूर और पय्यमपल्ली। तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया सब जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है जो जो नियोलिथिक या अर्ली एग्रीकल्चरल साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं। तो बस इतना ही आपको इसमें दिमाग में रखना है। इसके कुछ कैरेक्टर्स वगैरह हैं, फीचर्स वगैरह हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। और मैं बार बार ये अपील कर रहा हूं कि जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं या जो फाउंडेशन रेगुलर फाउंडेशन बैच के लड़के हैं, मतलब एक्सेप्ट एनसीईआरटी, वो लोग भी ये क्लास देखा करें। इसमें बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाला है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो है लोग सोचते हैं कि क्लास 6, 7 की बुक क्या पढ़ना, इसमें क्या रखा हुआ है। तो बहुत कुछ रखा हुआ है जो आपको नहीं पता है।
इसको देखिए एक बार, मैं बताता हूँ। देखिए, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एग्रीकल्चर हो रहा था कि नहीं? उन्हें ये कैसे पता चला कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एनिमल डोमेस्टिकेशन या हर्डिंग वगैरह हो रहा था कि नहीं? तो इसके लिए क्या हुआ बेसिकली कि उनको जो एविडेंसेस मिले हैं, उन एविडेंसेस के बेसिस पे वो बताते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर जगह है या ये पर्टिकुलर साइट्स है जहाँ पर क्रॉप्स भी उगाते थे और साथ में जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन भी होता था। तो उसका मैं बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि कौन कौन से क्रॉप जो है किसी जगह पे उगाए जाते थे? तो बेसिकली जो बर्न्ट सीड होता है, जो बर्न्ट सीड्स होते हैं, बर्न्ट सीड्स मतलब जो जले हुए जो है अनाज के जो बीज होते हैं जो जल जाते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, वो जल्दी सड़ते नहीं हैं। तो जो बर्न्ट सीड होता है, उसके एविडेंसेस से इनको पता चलता है कि वहाँ पे कितने तरह के क्रॉप्स मिलते थे। जैसे ज़्यादातर जो पुराना जो है, जो पुराने साइट्स हैं, उन पुराने साइट्स पे बार्ली मिला है, ठीक है, साथ में जो है आपका जो है ये मिला है, क्या बोलते हैं, बार्ली और जौ। जौ वगैरह मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा भी आप लोगों को। और इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब होता क्या था कि अगर किसी साइट पे अगर वाकई डोमेस्टिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स का जो बोन्स है वो एक ही जगह पे इकट्ठा मिलता है। तो इनके एनिमल्स के जो बोन्स मिलते थे, इससे पता चलता था कि चूंकि बोन्स जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता था, पता चलता था कि कोई साइट की खुदाई हो रही है, वहाँ से जो है 200-250 शिप के, गोट के, कैटल्स के बोन्स वगैरह मिल रहे हैं। तो जब बोन्स के इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इससे ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो रहा हो सकता है यहाँ पे हर्डिंग होता हो या एनिमल रेयरिंग होता है। तो बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको दो तरह से पता चलता है कि किसी साइट पर सेटलमेंट था कि नहीं था। तो पहला किससे पता चलता है कि जो बर्न्ड शीट होते हैं, जो जले हुए अनाज होते हैं, उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर गेहूँ उगाया जाता था, कि जौ उगाया जाता था। साथ में जो एनिमल होते थे उनके लार्ज नंबर ऑफ बोन्स मिलते थे। पता चला कि कैटल्स के, शिप के, गोट के, डॉग के, कैट्स के लार्ज नंबर ऑफ उनके जो है बोन्स मिलते हैं। इससे पता चलता था कि वहाँ पे एनिमल भी डोमेस्टिकेट हो रहे हैं और कितने तरह के अनाज उगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे था, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर यही इंफॉर्मेशन दिया गया आपको कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता था कि किसी भी जगह पे कौन से अनाज उगाए जाते थे और कौन कौन से एनिमल की हर्डिंग होती थी, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, टुवर्ड्स द सेटल लाइफ का ही एक पार्ट है ये। तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको मैंने जो एक नियोलिथिक साइट आपको बताया था कश्मीर में, बुर्जा होम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो वहाँ पे नियोलिथिक साइट है। तो उस नियोलिथिक साइट पर इनको जो है दो चीज़ों का एविडेंस मिला है। पहला तो ये मिला है, इन लोगों को देखा इन्होंने कि पिट हाउस मिला है, कुछ पिट हाउस मिले हैं
और कुछ जो है ये यहाँ पे जो हाउसेज मिले हैं, ये हाउसेज कुछ तो अर्थ के ऊपर मिला है, मतलब जमीन के ऊपर बना हुआ मकान मिला है, और कुछ पिट हाउस मिले हैं। पिट हाउस का हिंदी होता है गर्तवास। पिट हाउस, देखिए पिट हाउस का मतलब सिंपल सी बात समझिए, पिट हाउस का मतलब ये होता है कि जमीन में गड्ढा खोद के और फिर अपने रहने का व्यवस्था करना। तो कुछ पिट हाउस मिले हैं, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा मिला है, और कुछ मकान जो है वो प्लेन जो होता है, जो अर्थ सरफेस होता है, उसके ऊपर भी मिला है। अब बेसिकली कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जो चूल्हा होता है, जो खाना बनाने वाला, उस खाना बनाने वाले चूल्हे का भी एविडेंस मिला है। वो पिट हाउस के अंदर भी चूल्हे मिले हैं और पिट हाउस के बाहर भी मिले हैं। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है इमेजिन किया कि हो सकता है कि अलग अलग मौसम के हिसाब से लोग जो है अपना खाना या तो ऊपर बनाते होंगे, मतलब पिट हाउस के ऊपर बनाते होंगे, या पिट हाउस के नीचे बनाते होंगे। अंदाज़ा ये लगाया गया कि जैसे बरसात वगैरह मौसम होता होगा तो पिट हाउस में पानी जाने का डर होता होगा, तो वो लोग बाहर निकल के अपना फूड वगैरह कुक करते होंगे। जब सर्दी वगैरह का मौसम होता होगा तो अपने पिट हाउस में जाके वो लोग बनाते थे। और जो पिट हाउस मिला है, जो गर्तवास मिला है, उसमें चढ़ने और उतरने के लिए प्रॉपर स्टेयर्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इसके ऊपर सिंपल से इंफॉर्मेशन है कि बुर्जा होम एक साइट था जहां पर कुछ हाउसेस के एविडेंस मिले हैं, कुछ हट्स मतलब कुछ झोपड़ी के इंफॉर्मेशन मिले हैं। वो जो हट्स एंड हाउसेज हैं वो कुछ अर्थ सरफेस के ऊपर भी है, कुछ हट्स एंड हाउसेज जो हैं वो जमीन के नीचे उन्होंने बनाया, गड्ढा खोद के बनाया है, जिसको पिट हाउस बोलते हैं। कुछ चूल्हों के एविडेंस मिले हैं, उन चूल्हों में वो लोग सरफेस के ऊपर भी खाना बनाते हैं और मौसम के हिसाब से, मौसम के अनुसार पिट हाउस के अंदर भी जाके खाना बनाते थे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने वाला, सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, बस आपको जान लेना है। देखिए जो बात मैंने आपको पीछे बताया है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ मतलब चूल्हा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर और आउटडोर। जो बात मैंने आपको बताई कि मौसम के हिसाब से ये लोग खाना भी पकाते थे, मौसम के हिसाब से ये लोग कभी पिट हाउस में रहते थे, कभी पिट हाउस से बाहर जो मकान बनाते थे, जो प्लेन के ऊपर मकान बनाते थे, प्लेन एरिया में, वहाँ पे रहते थे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही दे दिया। इसको आप एक बार देख लीजिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जहां पे स्टोन टूल्स भी मिला है, बट जो स्टोन टूल्स नियोलिथिक साइट्स पे मिले हैं वो पालियोलिथिक साइट के स्टोन टूल से अलग होते थे। कैसे उनसे अलग होते थे? तो जो पालियोलिथिक साइट का जो स्टोन टूल था, मैंने आपको वही बताया था कि जो नेचर में स्टोन अवेलेबल होता था उसी को वो लोग यूज करते थे, मतलब उसके अंदर जो कटिंग एज होता था वो नेचुरल होता था। बट यहाँ पर नियोलिथिक एज में जब ये लोग एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे तो जो स्टोन टूल ये लोग यूज करते थे उसको ये लोग क्या करते थे, प्रॉपरली पॉलिश करते थे और उसकी फाइन कटिंग करते थे शार्प एज बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? तो अगर ये समझना हो कि पालियोलिथिक साइट और नियोलिथिक, पालियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के टूल्स में क्या अंतर था, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिकली वो ये डिफरेंस था कि पालियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो हैवी थे, ब्लंट हुआ करते थे और उनके ऊपर वो लोग कोई काम नहीं करते थे, कोई वर्क नहीं करते थे। नियोलिथिक साइट में इसको प्रॉपरली पॉलिश करके और इसको कटिंग एज बनाते थे ये लोग, इसको पॉइंटेड, इसको पॉइंट को शार्प करते थे ये लोग, नुकीला बनाते थे ये लोग। अलग अलग तरह से इन लोगों ने यूज किया है। अभी नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ कि ये लोग स्टोन का किस तरह से यूज करते थे उस समय। अच्छा एक बात और भी है, ऐसा नहीं था कि इस समय पालियोलिथिक साइट के जो
टूल्स वगैरह थे उनका यूज बिल्कुल खत्म हो गया था, ऐसा नहीं था, मिक्स मोड में यूज होता था। कुछ पालियोलिथिक एज के भी टूल्स यूज होते थे और कुछ नियोलिथिक एज में जो पॉलिश्ड और शार्प टूल होते थे उनका भी यूज होता था। तो दोनों यूज होता था। और ये भी था कि कई बार जगह मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता था। जब नियोलिथिक साइट इवॉल्व हो रहा था, जब कहीं कहीं किसी किसी जगह पे पॉलिश्ड और कटिंग एज वाले जो है टूल्स यूज हो रहे थे, उसके साथ साथ कुछ साइट ऐसा था जहाँ पे अभी भी हंटिंग और गैदरिंग हो रहा था और पालियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज हो रहा था वही यूज हो रहा था। बट कई जगह के साइट्स पे ये चीज़ें इवॉल्व हो गई थी। इसमें एक और चीज़ है, सबसे लास्ट में लाइन देखिए, मॉर्टर्स एंड पेसल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। आप जो है आज के समय में देखेंगे ओखली होता है, ओखली और मूसल, इसका मतलब होता है जो आपका मॉर्टर्स और पेसल्स, इसका मतलब होता है ओखली और मूसल। ये पत्थरों के बनते थे और उस समय यूज होता था। ये आज भी अगर किसी किसी रूरल एरिया में आप जाएंगे तो आपको ओखली और मूसल दिख जाएगा। तो ये तब से ही प्रैक्टिस में है। नियोलिथिक टाइम जब एज शुरू हुआ, मतलब आज से 12,000 13,000 साल पहले से ही यूज में है। तो ये इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर। मैं पहले ही बताया था कि इसके अंदर कोई बहुत डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है मैं आपको बताता जाऊंगा, आप बस सुनते जाइए। तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से आपका हिस्ट्री का वो पोर्शन शुरू होता है जहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी फ्रेम होता है बट बहुत रेयर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और बहुत ईजी कंसेप्ट है। बस आप एक बार जो है लेक्चर सुन लीजिए, एक बार रीडिंग लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो बात मैंने आपको पीछे बताया है वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं, एक बार आप समझ जाएंगे। मॉर्टर्स एंड पेसल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, several thousands years later at the same time tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones। तो मैं आपको क्या बताया कि जो आज से हजारों साल पहले जो ओखली और मूसल जो उस समय यूज होता था किसी चीज को क्रश करने के लिए या पीसने के लिए, वो आज भी यूज हो रहा है। और मैंने दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको पिछले स्लाइड में दिया कि पालियोलिथिक एज के भी कुछ टूल्स हैं जो उस समय भी यूज होता था, नियोलिथिक एज में भी यूज होता था। ठीक है, और कुछ टूल्स वगैरह थे जो एनिमल्स के बोन से भी बनाए जाते थे, उसका भी लोग यूज करते हैं, उसका भी एविडेंस मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो पॉट्स वगैरह वो लोग बनाते थे, जो बर्तन वगैरह वो लोग बनाते थे स्टोर करने के लिए या फूड वगैरह कुक करने के लिए, उसमें इन लोगों ने थोड़ा बहुत डेकोरेशन और डिज़ाइन बनाना भी शुरू कर दिया था। साथ के साथ जो है ये लोग अपने फूड के लिए, ठीक है, पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स that now became an important part of the diet। लेंटिल्स का मतलब होता है दलहन। ठीक है, besides they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton। दे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इन लोगों का जो पॉट मेकिंग जो मेथड था वो भी चेंज हुआ, बर्तन अब प्रॉपर पॉलिश होने लगे। ठीक है, पॉलिश होने के बाद थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो इन लोगों ने अपने स्टेपल डाइट्स में जो है कुछ व्हीट, राइस, बार्ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज करने लगे। और साथ साथ में जो है ये लोग वीविंग वगैरह भी शुरू कर दी। इनफैक्ट वीविंग वगैरह जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करते थे, वीविंग करते थे।
तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये सारी एक्टिविटी शुरू होने लगी। ठीक है, तो इसके ऊपर यही सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन है। मतलब कुल मिला जुला के समझिए कि पालियोलिथिक से मेसोलिथिक और मेसोलिथिक से नियोलिथिक, जब ये लाइफ इनका जो है ट्रांसमिट हुआ, जब इनका जो है चेंज हुआ, जब इनकी लाइफ चेंज हुई, जब सेटल होकर रहने लगे, तो इनके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। फूड का तरीका चेंज हुआ, क्लॉथ का तरीका चेंज हुआ, डोमेस्टिकेशन का तरीका चेंज हुआ, हाउस जो बनाते थे उसका तरीका चेंज हुआ, धीरे धीरे जो है क्रॉप के पैटर्न को ये लोग समझने लगे, उसमें चेंजेज हुए। तो बहुत सारा, तो उन्हीं ट्रांजिशन या चेंजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, इसमें यह बताता है कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मतलब जो भी चेंजेस हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले लोग हंटर गैदरर्स थे, फिर धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ हुआ उनका, क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे, एनिमल डोमेस्टिकेट करने लगे, पॉट मेकिंग का काम करने लगे, क्लॉथ वगैरह वीव करने लगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑल ऑफ सडन कुछ हुआ, नहीं, ऑल ऑफ सडन हुआ। किसी किसी साइट पे या किसी किसी जगह पे ये काम होना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे मतलब एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग या इस तरह का जो है प्रैक्टिस शुरू होता था, तो पता चलता था कि दूसरे साइट्स पे अभी भी लोग हंटिंग और गैदरिंग में ही इन्वॉल्व हैं। फिर धीरे धीरे जो है ये चीज़ें वहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुई, फिर तीसरे जगह ट्रांसफ़र हुई। मीन्स आप कह सकते हैं कि आज जो हम लोग हैं वो उन चीज़ों का एग्रीगेट है जो हज़ारों साल से हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ये स्लाइड देना चाहता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मेहरगढ़ साइट की। आप एक बार इसको देख लीजिए पॉट को। मेहरगढ़ के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो है मेहरगढ़ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन इससे बने हैं, स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना है। तो इसको आप देख लीजिएगा। 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे दूंगा, उसको ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। मैं ब्लैंक कर रहा हूं, देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए, मेहरगढ़ के बारे में बात करें हम लोग, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, कि मेहरगढ़ में जो है जीवन और मृत्यु कैसी होती थी। तो पहले जीवन के बारे में समझ लेते हैं, मृत्यु तो बाद में समझ लेंगे। सबसे पहले समझिए कि मेहरगढ़ का लोकेशन कहाँ है। तो बोलता है कि दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेहरगढ़ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। ठीक है, और उसी मेहरगढ़ से के पास से जो है एक बोलान पास निकलता है, दर्रा है एक, और वही बोलान पास ईरान की तरफ जाके कनेक्ट होता है। आप जाके मैप में देखिएगा, आप जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालेंगे आपको ये चीज़ पता चलेगा। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ जो साइट है उसके पास से कौन सा पास निकलता है। तो याद रखिए बोलान पास निकलता है, और वो बोलान पास जो है कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, तो ये ईरान को लिंक करता है, ईरान की तरफ जाता है। मतलब ईरान के लिए वही रास्ता है जाने के लिए, ईरान की तरफ। ठीक है, तो पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पे समझने वाला कि मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो अबाउट द बार्ली एंड द व्हीट एंड रियर शिप्स एंड गुड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर आप बात करेंगे तो प्रोबेबली मेहरगढ़ जो है उन जगहों में से पहला था जहां पे बार्ली और वीट जैसे फसल या क्रॉप को ग्रो किया गया और साथ में शिप और गोट वगैरह को डोमेस्टिकेट किया गया या इनकी रियरिंग हुई, इनका पशुपालन हुआ। तो मेहरगढ़ इज वन ऑफ दोज साइट्स
where the wheat and barley was for first time grown and the sheep and goats etc. they were reared. तो ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इनके ब्यूरियल प्रैक्टिस वगैरह के बारे में जान लेंगे कि ये लोग जो है ब्यूरियल प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे, शव वगैरह कैसे दफनाते थे, क्या करते थे। It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animals' bones were found. Bones of the wild animals such as the deer and the pig and also the bones of sheep and goats were found. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि sheep और goat को जो है rear करते थे, साथ में कुछ wild animals के जो हैं bones वगैरह मिले हैं, तो इन्हीं bones के आधार पर इनको पता चला है कि यहाँ पे animal या जो है cattle rearing वगैरह होता था, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम जस्ट एक बार देख लीजिए, मैं पीछे की स्लाइड में बता चुका हूं आपको इसके बारे में। नेक्स्ट, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और द रेक्टेंगल हाउस। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर द स्टोरेज। देखिए मेहरगढ़ में जो मकान मिलता था वो कुछ इस सब का शेप का होता था, स्क्वायर शेप का होता था। ज़्यादातर जो मकान मिलते थे यहाँ पे, वहाँ पर कम से कम 4 कंपार्टमेंट होता था, 4 कमरे होते थे, मिनिमम 4 कमरे होते थे, इससे जो है ज़्यादा भी कमरे होते थे। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन जो है तो बताते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट टाइप का जो मकान मिलता था वहाँ पे, उसमें ये लोग रहने के लिए भी यूज करते थे और फूड या अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए भी इसका यूज ये लोग करते थे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में घर मिलते थे, जो घर मिलते थे उनमें 4 या उससे ज़्यादा चेंबर होते थे, जिनका यूज वो लोग रहने के लिए भी करते थे और साथ में अपना जो है सीड या जो अनाज वगैरह जो होता था, क्रॉप वगैरह होता था, उसको स्टोर करने के लिए भी करते थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए जैसा कि मैंने आपको ब्यूरियल्स के बारे में बताया, सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विथ गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज द फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो जो मेहरगढ़ साइट था वहां पे जो ब्यूरियल्स मतलब जो कब्र होता था, कब्र में क्या करते थे कि वो लोग एक मतलब गड्ढा टाइप का खोद देते थे कब्र में और उसमें लोगों को दफनाते थे। एक कब्र वहाँ पे ऐसा मिला है जिसमें एक आदमी के डेड बॉडी के साथ साथ बगल में एक गोट को भी दफनाया गया है। तो ऐसा बिलीव करते थे ये लोग कि द पर्सन विल कंज्यूम दिस गोट इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? इससे आप सिंपल अंदाज़ा ये लगाते हैं हम लोग कि ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। शायद इन लोगों का बिलीव था कि ठीक है, ये आदमी जो है जब इसका नेक्स्ट बर्थ होगा या जब ये रिबॉर्न करेगा, दोबारा जब जन्म लेगा, तो इस फूड को वो कंज्यूम करेगा। तो सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है। जो ब्यूरियल प्रैक्टिस है, उस ब्यूरियल प्रैक्टिस में ये लोग आदमी के साथ साथ उसका जो कुछ सामान होता था वो भी दफना देते थे और साथ में खाने पीने की भी कुछ चीज़ें दफनाते थे। बस यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। चलिए, तो इस तरह से जो है क्लास 6 का जो सेकेंड चैप्टर है वो ख़त्म हो गया आप लोगों का। अब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो अगले सेशन में मैं आप लोगों का लूँगा और उसके बाद जो है कल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस चलेंगे। आप लोग क्लासेस देखिए, मैं फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ कि लोगों की देखने की क्लासेस कम हैं। देखिए लॉकडाउन में इससे ज़्यादा बढ़िया आपको अरेंजमेंट नहीं मिल सकता है, तो आप लोग क्लासेस रेगुलर देखिए, क्लासेस मत मिस कीजिए कि जो चीज़ें यहाँ पे आप एक बार ख़त्म कर देंगे वो एटलीस्ट आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।